हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और जे एडवांस की प्रैक्टिस सीरीज हम कर रहे थे, डे 86 पर आ गए हैं और अब रिमेनिंग डेज के लिए हम टेस्ट पेपर्स का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और टेस्ट पेपर्स में ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा। तो जो अप्रोच अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से अप्लाई करनी है। तो मैं सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस में कौन कौन से कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं। आपको अपने आप सॉल्व करके उनको देखना है ना, क्योंकि 80 डेज से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है जब आप खुद उनको अप्लाई करेंगे कंसेप्ट को। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इस आइडिया पर बेस्ड है ना। तो अगर हम देखें तो दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम आ रहा है कांस्टेंट या लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाली जो अप्रोच है ये अपन कहाँ यूज करते हैं? एलिप्स के अंदर यूज करते हैं, है ना। एलिप्स में दो फिक्स पॉइंट फोकस होते हैं, वहां से डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। यानी कि 1,0 इसका एक फोकस हो गया और -3,0 इसका दूसरा फोकस हो गया। और ये जो 8 है ये मेजर एक्सिस की लेंथ यानी कि 2a हो जाएगी। तो 2a 8 हो जाएगा और 2AE इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये 4 हो जाएगी। अब आप यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं और एलिप्स बना सकते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है 4,0 से। तो आप देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी मेजर एक्सिस यानी कि एक नॉर्मल पे खड़े हैं। तो सबसे पास वाला और सबसे दूर वाला पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3D के अंदर था, तो बोला था कि इस लाइन के अंदर इमेज निकालो पहले पॉइंट की और फिर प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज निकाल सकते हैं, है ना। और पहले मैंने भी यही कोशिश करी थी बट वो अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि अगर अपन इस लाइन को रीराइट करें, मतलब अगर 4 से नीचे डिवाइड कर दें यानी y-1 18/4 है ना, 9/2, और 2 से यहाँ डिवाइड कर दें तो z-3/9। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं 3:9/2:9 रेशियो लोगे तो 2:3:3 2:3:6। तो ये इसके नॉर्मल के प्लेन के नॉर्मल के ही परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये एक्चुअली इसका नॉर्मल ही है। और अगर नॉर्मल में मैं इमेज लूंगा तो मैं प्लेन के पैरेलल ही मूव कर रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस पहले आ रही थी अभी भी इमेज के बाद डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब इमेज निकालने की जगह अपन पॉइंट की डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पीएनसी में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस बेस्ड ज्यादा होंगे आपके जेई के अंदर। तो 4 डिजिट नंबर समझा रखा है। डबलेट का मतलब दो लगातार नंबर सेम होना, तीन लगातार सेम नहीं हो सकते, तो कितने डबलेट बनेंगे। तो इसके अंदर सेम है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऐसा रखना है कि पहले ये दो सेम, अच्छा ये दोनों और ये सी ये सेम हो सकता है, बी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए बी सी ले लिया एक बार अपन ने, है ना। और फिर एक बार अपन ले लेते हैं बी ए सी, एक बार अपन ले लेते हैं बी सी ए, और एक दो डबलेट वाला केस भी हो सकता है ए बी बी, ये अलग से। तो जैसे यहाँ पे 0 के अलावा 9 चॉइसेस है। अब जो यहाँ रखा, मान लो 1 1 रखा, तो अब यहाँ पर 1 वापस नहीं रख सकते पर 0 आ सकता है, तो यहाँ भी 9 चॉइसेस है। और यहाँ मान लो 2 रखा, तो अब मैं एक और डबलेट नहीं बना रहा, वो केस मैं अलग से ले रहा हूँ। तो अब यहाँ अगर पीछे 2 रखा तो इधर 2 नहीं रखूंगा, पर उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं, ये ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ वापस 9 चॉइसेस है, तो 9 क्यूब केसेस है। ऐसे यहाँ भी 9 क्यूब होंगे, यहाँ भी 9 क्यूब होंगे। दो डबलेट हैं तो यहाँ 0 के अलावा 9 चॉइसेस है। फिर जो यहाँ रखा उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं इंक्लूडेड 0, तो यहाँ 9 स्क्वायर सबको ऐड कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे सिंपल थ्योरी बेस्ड भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हाँ, अगर आपको कंसेप्चुअली चीजें याद है कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट की क्या डेफिनेशन होती थी, तो आप यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट है, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों ही हो रहे हैं। और कोई भी नहीं हो रहा, मतलब ए भी नहीं हो रहा है एंड बी भी नहीं हो रहा है। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, उनका होना नहीं होना सब चीजें इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लीनियर इक्वेशन उसके आगे अपन यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअली अगर आपको डेफिनेशंस भी क्लियर है तो आप थोड़ी सी क्लियरली सोच सकते हैं सारी चीजों को, है ना। मोर देन वन के अंदर चीजें कई बार रिलेटेड होती है। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लिया एन क्रॉस एन की। अब यहाँ पे जैसे समझा रखा है कि डायगोनल पे आई आई अगर लेंगे तो ये उसी के बराबर होगा, A11 1 2 3 4, है ना, ऐसा। तो ये 5 6 इस तरह से एन तक, ये वाला। और बाकी सारे हुज ऑल एलिमेंट्स आर एन, बाकी सारे के सारे अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एन। ये सारे के सारे किसके बराबर आएंगे, सारे के सारे एन के बराबर आएंगे। जितने भी यहाँ पर है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एन के बराबर। तो अब ये आप ट्राई करो। मैंने आपको कॉलम में सब्ट्रैक्शन करना बताया, प्रॉपर्टीज आप सभी को आती है। तो आप कॉलम में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है आप सभी को, ये सब्ट्रैक्शन अपन को जो आता है, आप कॉलम में अपन को क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब आप कॉलम में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास पूरा डायगोनल पे के अलावा बाकी सारी चीजें जो नीचे हैं वो आप उनको जीरो बना सकते हैं ना। तो मतलब एक एक हाफ ऑफ मैट्रिक्स को आप सारे एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हैं।
और बाकी जगह आपके पास चीजें जो बचेंगी वो 1 2 3 4 ऐसे बनेगी, प्लस माइनस, तो माइनस का ध्यान रखना। अदरवाइज तो n फैक्टोरियल ही आ जाएगा, साथ में -1 की पावर आ सकती है, उसका ध्यान रखें। तो अगर एक बार an आ जाता है तो फिर आप बाकी an-1 भी बना सकते हो। तो ऑप्शन से हिंट लो कि फैक्टोरियल बन रहा है, मुझे ऑप्शन देख के रियलाइज हुआ था। अच्छा, जैसे इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज है, तो वो बेसिक्स आते हैं, जैसे नंबर में से इंटीजर पार्ट हटा दिया तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये बन गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस साइन एक्स, है ना, और प्लस में साथ में ये है। अब मॉड खोलने का बेसिक भी हमें आना चाहिए, दो केस हो सकते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा है साइन एक्स से, तो फ्रैक्शनल पार्ट x यही खुल के ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा, और नीचे 2 है तो ये आ जाएगा। और दूसरे केस में जब ये छोटा हो जाएगा तो साइन एक्स खुल जाएगा, उस केस के अंदर ये साइन एक्स आ जाएगा। मतलब जो बड़ा है वो आ रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखते थे, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन में बनाया मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो यहाँ पर बेसिकली ये मैक्स हो गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और साइन एक्स का। तो अब आप दोनों बना सकते हो, जो भी मैक्स वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला मैक्स होता है, नीचे वाला मिन, तो जितनी जगह टूटेगा डिसकंटिन्यूस, है ना, जो ग्राफ है वहां से रेंज आ जाएगी, और जितनी जगह शार्प टर्न आएगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करना, कंसेप्ट को कोरिलेट करना, ये आपके एडवांस के अंदर हमारे लिए काम आएगा। कई बार सिंपल क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं, चार चार पार्ट कैलकुलेट करवा देते हैं, है ना। तो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है क्या, आपको बता रखा है डायगोनल के अंदर आप कम्यूट करवा सकते हो, और डायगोनल मैट्रिक्स की ट्रेस 12 है, तो 4 4 4 होगा, डिटरमिनेंट 64, तो ये इजी हो गया। फिर जैसे ये प्रॉपर्टीज हो गया कि हर एलिमेंट के साथ लेमडा की पावर आई माइनस जे चिपका दिया 3 क्रॉस 3 में, तो यहाँ लेमडा की पावर 1 - 1, या लेमडा की पावर 1 - 2, लेमडा की पावर 1 - 3, इस तरह से लेमडा की पावर 2 - 1, तो ये सब लगाते गए, फिर बोल रहे डिटर्मिनेंट सेम आएगा क्या, तो आपको रो कॉलम से जैसे कॉमन लेकर सोचना है ना। या एडजॉइंट का जैसे आता है आपको, इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो पहले उल्टा हो जाता है, फिर एडजॉइंट का अगर अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की पावर 2 बन जाएगा, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इसका उल्टा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी कई बार आ जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे ए स्क्वायर ए है, तो कोई भी पावर लेंगे तो ए ही आएगा। तो जैसे इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे आप, तो आई ए बराबर ए आई है, तो आप यहाँ बाइनोमियल लिख सकते हो 8c0 8c1 ए, है ना, 8c2 ए स्क्वायर, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, ए ही बन जाएंगे, और ए के साथ 8c1 से 8c8 का सम आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अप्लाई करी जा सकती है ना, इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है सवाल में, आई थिंक आप कर सकते हो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके। ये जैसे अच्छा है, नाइन्थ वाला जो सवाल है इसके अंदर बोल रहा है कि ये यहाँ पर टच कर रहा है एक दूसरे को, तो अगर यहाँ पर टच कर रहा है इसके केस के अंदर, तो अगर दो कर्व बेटा आपस में टच करते हैं तो उस पॉइंट पर वैल्यू भी सेम होती है, स्लोप भी सेम होता है, टेंजेंट भी सेम होता है, नॉर्मल भी सेम होता है, और 2 डिग्री कर्व है तो क्वाड्रेटिक का डी भी 0 होता है। इन सब बातों को मैंने सोचा, और फिर मैंने ये टेम्पटेशन तो ये भी था कि ये एक दूसरे का इन्वर्स जैसा है तो y बराबर x रख दूं, पर आइडिया ये है कि y बराबर x के अलावा भी इन्वर्स और जगह कट कर सकते हैं, तो उस टेम्पटेशन में नहीं फंसना है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि y कॉमा x x कॉमा y दोनों पे है, तो l के साथ x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर वापस यहाँ पर l के साथ x माइनस वाई, और 1/48 तो कट हो जाएगा, तो x माइनस वाई कट हो रहा है, तो एक रूट आ रहा है x बराबर y, और एक रूट आ जाएगा आपके पास यहाँ से, अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो y की एक ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार अपन को क्या करना है बेटा, y की जगह ये रख के d0 करना है, और एक बार y की जगह x रख के d0 करना है। सिर्फ सीधा इनवर्स से y बराबर x रहते तो एक केस छूट जाता, करना d0 ही है। नेक्स्ट जैसे डिफरेंशियल है, तो कभी कभी ऐसे खतरनाक लगे तो घबराना नहीं है, मैं अक्सर ऑप्शन से हिंट ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि x बाय वाई या y बाय x बन रहा है, तो अपन भी ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्ट है ही, अगर आपको दिख गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको खोलेंगे, है ना, एक्सपैंड करेंगे, जैसे यहाँ पे y के साथ ln x बाय y आ जाएगा, है ना, यहाँ पे x के साथ ln y बाय x आ जाएगा। दोनों साइड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो जैसे एक एक्स यहाँ काम आ जाएगा, एक एक्स ब्रैकेट में चले जाएगा, तो y बाय एक्स बन जाएगा ln x बाय वाई -1 माइनस वाई बाय एक्स, ये पूरा dy के अंदर होगा, है ना। तो किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो अपन कर सकते हैं, और मोस्टली आपके एक्चुअल एडवांस में डिफरेंशियल सॉल्व करवा कर जो फंक्शन आएगा, जैसे यहाँ तो y बाय एक्स को v ही ले सकते हैं ना, सिंपल हो गया, तो अदरवाइज डायरेक्ट बना सकते हो, तो डिफरेंशियल सॉल्व करने के बाद वो चीज आगे और भी कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, अब ये जैसा है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि दो साइड दे दी और एंगल बाइसेक्टर दे दिया, तो अब आपको पता है, जैसे मान लो ये दो साइड दे दी मेरे को, ये दोनों, और मेरे को ये वाला एंगल बाइसेक्टर दे दिया, तो इस वर्टेक्स की जब एंगल बाइसेक्टर में इमेज लेंगे, तो अपन ने डिस्कस किया ये सामने वाली साइड पे होती है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तब तो सामने वाला वर्टेक्स ही बन जाता, पर फिलहाल एंगल बाइसेक्टर है, तो आप इसके अंदर इमेज ले लें इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की, है ना, तो सामने लाई करेगी इस पे, और ये पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा इस साइड और इस एंगल बाइसेक्टर से। तो इन दोनों पॉइंट की इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ से सामने वाली साइड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो आने पर आप फिर उसको इस साइड के साथ सॉल्व करके वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये अब आप जैसे ट्राई करेंगे, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, वर्टेक्स की इमेज लेते हैं एंगल बाइसेक्टर में, तो सामने वाली साइड के ऊपर लाई करती है, ठीक है। 3 4 जो है इसके एडवांस में आने के चांसेस कम है, क्योंकि एसिम्टोट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी जो बताई थी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जो यहाँ लगेगी। तो आप एसिम्टोट का यूज करने से पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि यह हाइपरबोला बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ही, आई थिंक 3 या कुछ ऐसा आएगा। तो ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है। अब ये पहले पार्ट के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर हमने इसके केस में एसिम्टोट से इंटरसेक्ट करवा दिया इसको, इसके किसी टेंजेंट को। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बताओ। तो ये जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी उन्हें पता है कि ये ए इंटू बी के बराबर ही आ जाता है, और ए और बी दोनों √3 होंगे, तो आंसर डायरेक्टली जैसे 3 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बोलते थे अपन, और प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, जहाँ एसिम्टोट को कट कर रहा है टेंजेंट, ये उसका मिड पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो इन्होंने पूछा नहीं है, वैसे इन्होंने सरकम सेंटर का लोकस पूछा है। तो इसका जो सरकम सेंटर का लोकस होता है वो आई थिंक वापस हाइपरबोला पर ही आता है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन मैं इसके शाम को अपलोड करूंगा, अभी आप क्वेश्चंस इस वीडियो से ही ट्राई करेंगे, सोचेंगे, जो डाउट होंगे मैं वापस शाम को हर रोज अब यही रहेगा, सुबह मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, हिंट दूंगा, आइडिया बताऊंगा, और शाम को उसके सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे ये है, तो ये आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लेन पाई है 1 1 1 से पास कर रहा है ना, और एंड इट इज पैरेलल टू दीज वेक्टर, इनके पैरेलल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से अपन नॉर्मल निकाल सकते हैं, जैसे -1 1 0 1 0 -1 ऐसा। तो अगर क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा -i -j -k, मतलब बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड वाला डायरेक्शन है, इक्वल टू 3 आ गया। तो अब आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करेगा, 3 0 0 0 3 0। एक बार कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ना यार 3D के अंदर, चाहे सिंपल आए चाहे सोच के आए, है ना, तो काम आसान हो जाता है। और चौथा कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। अब सारे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब चारों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पहले ए बी सी जो इनसे बन रहा है, फिर बी सी ए बी डी ए बी, क्रॉस से निकाल सकते हो आप ए बी क्रॉस बी सी। फिर पूछ रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टेक्स टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन, मतलब हर वर्टेक्स से सामने वाले फेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब 0 0 0 से पहले इस प्लेन पे डिस्टेंस, फिर 3 0 0 से इस पे, तो 3 0 0 से इन पे निकालोगे तो वाई जेड प्लेन की डिस्टेंस 3 हो जाएगी 3 0 0 से, एक्स जेड प्लेन की 0 3 0 से भी 3 हो जाएगी। तो 3 डिस्टेंसेस तो 3 3 3 आ गई, चौथी डिस्टेंस ओरिजिन की इससे निकाल लो, है ना, ये आई थिंक √3 या ऐसी कुछ आ जाएगी, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ये तो कुछ कभी कभी आ जाते हैं, आसान सवाल भी आ जाते हैं, आज पहला मॉक है, अपन ने थोड़ा इजी लिया है। अच्छा, ये नाइन्थ, ये आपको करना है, इसके अंदर आपको एलसीएम लेकर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, देखने में कठिन है और सॉल्व करने में लेंदी भी है। आप जब फैक्टर बनाएंगे तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए ऐसा बनेगा, और नीचे आपका जो a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए है, इस वाले पार्ट से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यही आ जाएगा 4। तो ऐसा नहीं है कि लेंदी सवाल लॉजिकल सवाल नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, ये 9th क्लास के बच्चों को भी दिया जा सकता है करने के लिए, फैक्टर ही तो करने, ट्राई कर सकते हैं। टेन इनवर्स में स्प्लिट करना होता है बेटा, लेकिन हर बार डायरेक्टली स्प्लिट होता नहीं है ना, जैसे +1 तो अलग करना ही होता है, तो हो सकता है कभी 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े, पर अगर आप यहाँ पर 1 हटाएंगे तो आप यहाँ फैक्टर नहीं कर पाएंगे जिनका डिफरेंस ऊपर 1 बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि कभी मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ सकता है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे अपन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऐसा, तो इसके केस में 1 अगर अपन हटा देंगे तो अब आपके पास ये जो बचेगा, इसका आप यहाँ पर आराम से फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो अब ये मेरे ख्याल से 2n-7 2n-11 में ब्रेक हो जाएगा, ऊपर इन्हीं का डिफरेंस है, तो ये tan इनवर्स 2n-7 और tan इनवर्स 2n-11 का डिफरेंस हो जाएगा ऐसा। और स्टार्टिंग एंडिंग में दो दो टर्म बचेंगे, तो उनका ध्यान रखना है, लास्ट में tan इनवर्स इन्फिनिटी 2 बार बचेगा, π/2 और स्टार्टिंग में भी tan इनवर्स के हमारे पास आई थिंक 2 टर्म्स बचने वाले हैं, -9 और एक और, तो कैलकुलेशन उसके आगे भी रहेगी। अच्छा, f(x) 0, ये अपन ने कल के ही वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होता है बता देता हूँ, पहले क्यूबिक का प्रॉपर ग्राफ बनाना होता है, फिर आपको आइडिया लग जाता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कि जैसे एक रूट -2 से -1 में है, एक 0 से 1 में है, एक 3 से 4 में मान लो। तो f(x) 0 के लिए अपन क्या करते हैं, है ना, fx का जो रूट होता है, fx
के रूट को ही उसके बराबर कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो देख लेते हैं कि अल्फा जैसे 3 से 4 के बीच में तो वो लाइन कितनी जगह कट कर रही है, -2 से -1 के बीच में तो वो लाइन कितनी जगह कट कर रही है ना, या 0 से 1 के बीच में वो लाइन कितनी जगह कट कर रही है। उतने फिर टोटल रूट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये कल के लेक्चर के बेसिस पे ट्राई करेंगे। तो सॉल्यूशन शाम तक मैं अपलोड करूंगा, है ना, और लिंक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, सॉल्व आप करेंगे और कल एक और मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि 10 दिन मॉक्स करेंगे, और जो कर रहे हैं वो मॉक्स की प्रैक्टिस चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।